हेलो स्टूडेंट, मैं श्रवण कुमार और आज सिविल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट एडवांस सर्वेइंग का इंट्रोडक्शन का कंप्लीट एनालिसिस कराया जाएगा। इस एनालिसिस से आपको ये समझ आएगा कि एडवांस सर्वेइंग में कौन कौन सा यूनिट कितना परसेंटेज थ्योरी का वेटेज रखता है, कितना परसेंटेज न्यूमेरिकल्स का वेटेज रखता है। साथ ही साथ वो टॉपिक को भी हाईलाइट किया जाएगा जो आपकी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपकी एसएससी जेई एग्ज़ाम के लिए कौन सा यूनिट ज़्यादा खतरनाक है उसको भी हाईलाइट कराया जाएगा। इतना पढ़ने के बाद आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ आएगा कि सर्वे को दो पार्ट में क्यों पढ़ाया। एक बेसिक सर्वेइंग के नाम से, जिसको एलिमेंट्री सर्वे भी बोलते हैं, दूसरा एडवांस सर्वे के नाम से। और जब वीडियो का अंत तक देखेंगे तो आपको ये बात भी समझ आ जाएगा कि आपको बेसिक सर्वे और एडवांस सर्वे में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो हम टाइम को ज़्यादा किल ना करते हुए हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सर्वे का मतलब क्या होता है। उम्मीद है आप लोग थर्ड सेमेस्टर में पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा, लेकिन फिर भी मैं उस चीज़ को ये ऐसा मानते हुए चल रहे हैं कि आप लोग को नहीं आ रहा है, क्योंकि हमें सिखाना है कॉन्सेप्ट को। तो कह रहे सर्वेइंग का डिफिनेशन सबसे पहले लिख देते हैं। इट इज एन आर्ट टू, ठीक राइट माना लेटर, टू डिटरमाइन the relative position of any point of object which lies on above, below and on the surface of the earth। देखिए, ये डिफिनेशन का मतलब हमें अभी जरा सा भी समझ नहीं आया, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे एक टर्म आया रिलेटिव। इस चीज को हम लोग को समझने की कोशिश करना है। ये रिलेटिव का मतलब देखिए, सपोज करिए कि आपको यहाँ पे एक ऐसा बिल्डिंग का नक्शा दिया गया है, एक बिल्डिंग ऐसा दिया गया है कि जाइए आप कोई गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक का सर्वे कीजिए और वहाँ से डाटा को कलेक्ट करिए और एक सुटेबल स्केल में मैप ड्रॉ कीजिए। आप फिर जाइएगा तो आप ये सोचने लगिएगा कि हम काम स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट करें। ठीक है, तो आपने क्या किया, गया और वहाँ पे एक स्टैंडर्ड रेफरेंस सेलेक्ट किया और आपकी अगर एक स्टैंडर्ड रेफरेंस दिखा तो वो दिखा बिल्डिंग। क्या दिखा? बिल्डिंग, जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गया की या जो भी हो, जहाँ कहीं भी पॉलिटेक्निक का ये बिल्डिंग दिख रहा है, मान लीजिए कि कोई पॉलिटेक्निक का बिल्डिंग है, तो हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस माना ये और इसको एक पॉइंट लाइक माना और हमने क्या देखा कि यहाँ से डाटा कलेक्ट करना स्टार्ट किया। तो यहाँ से इस पॉइंट से, यानी इस बिल्डिंग के पॉइंट से रोड का जो डिस्टेंस मेजरमेंट करके लाया वो लाया 5 किलोमीटर। तो हम लोग को यहाँ से ये जो डाटा कलेक्ट किया उसको सबसे पहले रफली ड्रॉ करते हैं कि आपने जो बिल्डिंग से ये वाला से नहीं, ब्लैक वाला से ठीक दिखेगा। बिल्डिंग टू रोड का जो डिस्टेंस निकल के आया वो निकल करके आया 5 किलोमीटर। अब हम बिल्डिंग से टावर का बीच का डिस्टेंस देखते हैं। टावर, तो बिल्डिंग से टावर का जो डिस्टेंस अपन मेजरमेंट लिया वो आया आपकी 4.5 किलोमीटर। ठीक है ना।
अब जो यहाँ पे एक और बिल्डिंग से पोल, जिसको इलेक्ट्रिक पोल अपन बोल रहा है, बिल्डिंग से पोल के बीच का डिस्टेंस देखा तो आया आपकी 3 किलोमीटर। अब क्या करते हैं कि ये हमने डाटा और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट किया, और डाटा और इन्फॉर्मेशन को जैसे ही कलेक्ट किया तो आप एक ड्राइंग बनाना चाहिएगा, एक मैप ड्रा करना चालू कीजिएगा। ठीक है, एक मैप ड्रा करना चालू कीजिएगा, एक प्लान बनाने की कोशिश कीजिएगा। और ये जो प्लान है उसको यहाँ पे एक बिल्डिंग का पॉइंट को लोकेट कीजिएगा, और जितने भी यहाँ पे है उसको आप एक सुटेबल स्केल में 1:50 का स्केल में 1:50 का स्केल में इस सारे चीज का यहाँ पे ड्रा करके सारा चीज को यहाँ पे लोकेट कर दीजिएगा। ठीक है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है, और बिल्डिंग का पॉइंट ओ है। तो ओ है, देखिए ये एक प्रकार के मैप बन गया। क्या बन गया? मैप बन गया। और इसी आर्ट को हम लोग बोलते हैं सर्वेइंग। क्या करते हैं? इसी आर्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? सर्वेइंग बोलते हैं। ठीक है, अब जो हम लोग को बात आया कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि सर्वेइंग को 2 पार्ट में पढ़ाया। ठीक है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और हम इसको अब इरेज करते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट हमारा क्लियर हुआ। अब जो हम लोग ये जो सर्वेइंग को 2 पार्ट में बांट के हम लोग को पढ़ाया गया। ठीक है, एक को बेसिक सर्वेइंग के नाम से पढ़ाया है, एक सर्वेइंग को बेसिक सर्वेइंग के नाम से पढ़ाया, और दूसरा जो पढ़ाया है वो एडवांस सर्वे के नाम से पढ़ाया। ठीक है ना, बेसिक सर्वेइंग आप लोग 3rd सेम में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है ना, एडवांस सर्वे अभी आप लोग 4th सेम में, ठीक है ना, 4th सेम में कंप्लीट करोगे। ठीक है, बेसिक सर्वे में हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया करते थे, वो जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज करते थे वो आउट ऑफ फैशन हो गए थे। आउट ऑफ फैशन कहने का मतलब उसको सर्वे में अभी करेंट सिचुएशन में यूज ना के बराबर हो। ठीक है ना, यूज किसके बराबर हो? ना के बराबर हो। मतलब बहुत रेयर चांस में कहीं कहीं ऐसा जगह आपको मिलेगा जहाँ पे ये सारे बेसिक इंस्ट्रूमेंट से, यानी आउट ऑफ फैशन यानी पुराने इंस्ट्रूमेंट से, पुराने उपकरण से हमको सर्वे करने को मिलेगा, बहुत कम जगह पर। एडवांस सर्वे में क्या हो रही थी? एडवांस सर्वे में जितने भी इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा था, एडवांस सर्वे में जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा था वो अभी फैशन में है। अभी करेंट जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है वही चीज के बारे में यहाँ पे पढ़ना है। यानी जो आउट ऑफ फैशन हो गए हैं, आउट ऑफ फैशन होने का वजह क्या होता है? यानी उसके जगह पर कोई नया वर्जन आ गया हो, या उसी को मॉडिफाई करके कोई नया आ गया हो, यही ना हम कह सकते हैं। जैसे सपोज करिए कि रेडमी के बहुत सारे मॉडल्स निकले थे, तो बहुत सारे पहले वाला मॉडल्स आउट ऑफ फैशन हो गए, और आने वाली मॉडल्स क्या है? अभी करंट में चल रहे हैं। तो उसी तरह से सर्वे में इंस्ट्रूमेंट जैसे जैसे डेवलप हुआ टेक्नोलॉजी, वैसे वैसे नए टाइप के इंस्ट्रूमेंट निकलते गया। और इंस्ट्रूमेंट बनाने का एक ही मतलब था कि एक्यूरेसी को ध्यान में रखना। एक्यूरेसी को ध्यान में रखते हुए इंस्ट्रूमेंट को बिल्ड किया गया, इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया, डेवलप किया गया, ताकि हमारा सर्वे में का एक्यूरेसी ज़्यादा हो। ठीक है ना, क्योंकि सर्वे जब भी करेंगे एक्यूरेसी पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है ना, तो हम पहले इस चीज़ को जान लेते हैं कि बेसिक सर्वे में कौन सा यूनिट पढ़ाया गया, और कौन सा यूनिट में कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट का यूज किए, और एडवांस सर्वे में कौन कौन सा यूनिट पढ़ाया जाएगा
और कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट देखेंगे उसमें यूज करेंगे, और फिर दोनों में अभी कंपैरिजन तुरंत देख लेते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए क्या करते हैं, वीडियो को पॉज करके उस सारा डाटा को लिख ले। देखिए यही आप लोग यूनिट पढ़े होंगे आप लोग थर्ड सेम में। ठीक है ना, थर्ड सेम में जो आप लोग यूनिट जो आप लोग पढ़े थे वो यही पढ़े थे। ठीक है ना, फंडामेंटल में देखे थे सर्वे का बेसिक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, लीनियर मेजरमेंट जब हम लोग कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे आप लोग इसको नोट डाउन भी कीजिएगा, चेन और टेप। हालांकि आप लोग को याद होगा चेन और टेप का यूज कर रहे थे। ठीक है ना, कंपास सर्वे में जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे कंपास यूज कर रहे थे। ठीक है ना, लेबलिंग में जो हम लोग यूज कर रहे थे डंपी लेवल, और एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट में जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे वो प्लानीमीटर यूज कर रहे थे। ठीक है ना, देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि सब में लिमिट, यानी जो आउट ऑफ फैशन होने का वजह क्या था, क्या ऐसा आया कि आउट ऑफ फैशन हो गया। ठीक है ना, तो समझिए चेन और टेप था वो लीनियर, सिर्फ और सिर्फ लीनियर मेजरमेंट कर रहा था। ठीक है ना, इसकी जो डिमेरिट थी ओनली लीनियर मेजरमेंट कर रहा था। और ओनली लीनियर मेजरमेंट करने के साथ साथ इसकी और एक सबसे बड़ी डिमेरिट्स ये थी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट था वो इंस्ट्रूमेंट से एरर इंट्रोड्यूस होने का चांस बहुत ज़्यादा था, इसमें बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, इसीलिए लीनियर मेजरमेंट हम लोग करेंगे लेकिन चेन और टेप से न करेंगे एडवांस सर्वे में। ये चेन और टेप से सिर्फ बेसिक सर्वे जब हम लोग कर रहे होते तो चेन और टेप का यूज कर रहे होते। ठीक है, लेकिन एडवांस सर्वे में अभी हम देखेंगे कि यही लीनियर मेजरमेंट को हम कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट से करेंगे। ठीक है, मेजरमेंट। दूसरी बात कंपास सर्वे की सबसे बड़ी डिमेरिट्स ये थी कि ये ओनली हॉरिजेंटल मेजरमेंट कर रहा था। हॉरिजेंटल, देखिए हम मार्कर दूसरे कलर का यूज करते हैं क्योंकि यहाँ पे लेंदी ना हो, हम समझते हैं। हॉरिजेंटल एंगल, ये जो कंपास सर्वे जो हम कर रहे थे तो वहाँ पे कंपास इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे थे, तो जो वहाँ पे कंपास जो एंगल मेजरमेंट कर रहा था वो ओनली हॉरिजेंटल एंगल को मेजरमेंट कर रहा था। वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग को दूसरा चीज का जरूरत पड़ा था, दूसरा इंस्ट्रूमेंट का, और वो इंस्ट्रूमेंट वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आप लोग को शायद याद होगा जिसका नाम था क्लिनोमीटर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे डिमेरिट्स क्या आने लगा कि कंपास जो था वो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल एंगल को ही मेजरमेंट कर पा रहा था, और हॉरिजेंटल एंगल को मेजरमेंट कर पा रहा था, वर्टिकल एंगल को मेजरमेंट करने के लिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ रहा था, तो थोड़ी सी समस्या आ जा रही थी। तो ये भी इसकी एक बहुत बड़ी डिमेरिट थी कि कंपास सर्वेइंग में सिर्फ और सिर्फ हम लोग हॉरिजेंटल एंगल को ही मेजरमेंट कर ले रहे थे। ठीक है ना, तो ये डिमेरिट थी। दूसरा डंपी लेवल में क्या था कि डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट बहुत ही अच्छा था, अभी तक बहुत ही ज़बरदस्त इंस्ट्रूमेंट था, और ये इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी ये जितने भी इंस्ट्रूमेंट देखे थे उससे भी क्या था, ज़्यादा था। ठीक है ना, तो डंपी लेवल क्या था, एक हाइट ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ कोलिमेशन को इंडिकेट करता था और उससे किसी रेफरेंस से हाइट पता करते थे। तो इसकी एडजस्टमेंट करना बहुत टफ था, इसकी एडजस्टमेंट करना फील्ड में बहुत टफ था। ठीक है, तो यही इंस्ट्रूमेंट को डंपी लेवल को ही मॉडिफाई करके हम लोग को नया फैशन में लाया गया, और डंपी लेवल का मॉडिफाइड फॉर्म ही आया थियोडोलाइट। क्या आया, थियोडोलाइट। तो देखिए यहाँ पे भी ये इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ फैशन हो गए, क्यों, क्योंकि इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है थियोडोलाइट। ठीक है, डंपी लेवल में एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा आ रही थी एज कंपेयर टू थियोडोलाइट। तो डंपी लेवल आउट ऑफ फैशन हुआ किसकी वजह से, डंपी लेवल को इन्हांस किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया, इसकी मतलब और एक्यूरेसी में सुधार किया गया, और सुधार करके एक नया इंस्ट्रूमेंट डिजाइन किया गया, नया इंस्ट्रूमेंट बनाया गया, नया इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया, जिस इंस्ट्रूमेंट का नाम है थियोडोलाइट। ठीक है, एक और यहाँ पे दिक्कत हो रही थी कि एरिया एंड वॉल्यूम मेजरमेंट में दिक्कत क्या हो रही थी, एरिया आप सिर्फ और सिर्फ प्लान पर के एरिया मेजरमेंट कर सकते थे।
प्लेनीमीटर के एक डिमेरिट्स थे कि प्लेनीमीटर एक इंस्ट्रूमेंट था, बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट हो रहा था, बहुत ही छोटा इंस्ट्रूमेंट था, और ये इंस्ट्रूमेंट ओनली प्लान की एरिया मेजरमेंट कर रहा था, ओनली किसका, प्लान की एरिया को मेजरमेंट कर रहा था। तो यहाँ हम समझते हैं कि यहाँ पे आप एरियल सर्वे करने में भी दिक्कत हो रही थी, ठीक है ना। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट आउट ऑफ फैशन हो चुके हैं, इसीलिए आपको थर्ड सेमेस्टर बेसिक के नाम से पढ़ाया था। लेकिन आप कभी इस चीज को नहीं भूलेंगे, एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आप किसी भी एग्जाम देंगे, सारा एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से रेज किए जाते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए हम इसको इरेज करते हैं और फिर वहां पे इरेज नहीं करते, अभी दिखाते हैं, ठीक है। चूंकि आप लोग थोड़ा सा समझ के आप लोग छाप लीजिएगा, चूंकि इंट्रोडक्शन का वीडियो है, ठीक है। थियोडोलाइट सर्वे में क्या हो रहा था कि यहाँ पे थियोडोलाइट एक इंस्ट्रूमेंट डेवलप किया गया। इस इंस्ट्रूमेंट की सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये हॉरिजेंटल एंगल के साथ साथ वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट कर ले रहा था। ये हॉरिजेंटल एंगल भी और साथ ही साथ वर्टिकल एंगल भी मेजरमेंट कर ले रहा था। देखो क्या हुआ, हम लोग को यहाँ पे कंपास जब सर्वेइंग कर रहे थे तो सिर्फ और सिर्फ हॉरिजेंटल मेजरमेंट हम लोग को मिल रहा था, लेकिन जैसे ही टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा तो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी एडवांस कर रहा, इसीलिए जब सर्वेइंग का टेक्नोलॉजी एडवांस करा तो उसकी जो हम लोग ब्रांच देख रहे हैं वो एडवांस सर्वेइंग में देख रहे हैं, ठीक है। तो थियोडोलाइट जैसे ही एडवांस हुआ तो ये एक साथ यानी एक ही इंस्ट्रूमेंट से दोनों मेजरमेंट लेना पॉसिबल हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि ये जो है थियोडोलाइट एक एडवांस इंस्ट्रूमेंट आ गया एज कम्पेयर टू पहले वाला इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। और इससे हॉरिजेंटल भी एंगल मेजरमेंट कर ले रहे हैं और वर्टिकल भी एंगल मेजरमेंट कर ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद टेक्योमीटर आया। देखिए टेक्योमीटर कुछ नहीं है, टेक्योमेट्रिक जो सर्वे होता है, यहाँ पे टेक्योमेट्रिक सर्वे के नाम से आप लोग को सिलेबस में टेक्योमेट्रिक सर्वे, ठीक है ना। जो टेक्योमेट्रिक सर्वे है कुछ नहीं है, आपकी थियोडोलाइट का यूज करता है, लेकिन क्या करता है कि थियोडोलाइट के यूज करके ये क्या करता है, लीनियर मेजरमेंट करता है। क्या करता है, लीनियर मेजरमेंट करता है, ठीक है ना, लीनियर मेजरमेंट करता है। तो टेक्योमीटर में क्या करता है, थियोडोलाइट ही इंस्ट्रूमेंट जो डेवलप हुआ उसी का यूज करके क्या करता है आपकी लीनियर मेजरमेंट करता है, जिससे एक्यूरेसी ये चेन और टेप के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। यानी हम कह सकते हैं फिर से ये एडवांस हुआ। क्या हुआ, एडवांस हुआ, ठीक है। आप लोग को हर एक चीज में, हर एक टॉपिक में आपको ऐसा फील होगा कि रियल में वाकई में ये एडवांस है, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा देखिए इधर, थोड़ा सा ये दोनों टॉपिक को तो अपन बताया, तो थोड़ा सा इरेज करते हैं ताकि अच्छा रहे समझना, और बाद बाकी आप लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है ना। पीछे करके इरेज हो गया होगा तो पीछे करके आप लोग कॉपी करेंगे, ठीक है। कर्व में क्या करना है, कर्व एक टॉपिक है अपने आप में, बहुत ही खतरनाक टॉपिक है, जो कि एसएससी जेईई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत खतरनाक है, ठीक है ना। तो कर्व के बारे में हम लोग को यहाँ पे किसी भी रोड की, कोई भी रोड है, रोड को डायरेक्शन को चाहिए, मान ले कि रोड ऐसे बना रहे हैं और मान लीजिए कि रोड को हमको इधर ले जाना है, इस डायरेक्शन में जाना है, तो हम डायरेक्ट ऐसे रोड की डायरेक्शन को नहीं चेंज करेंगे। यहाँ पे रोड को डायरेक्शन को चेंज करने के लिए, रोड को मोड़ देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरह का कर्व प्रोवाइड करते हैं, इस तरह का मोड़ डालते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं कर्व। और इसी कर्व के बारे में इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो रोडवे हो, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वो ब्रिज हो, किसी टाइप के आपकी सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में, किसी भी टाइप के सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में अगर डायरेक्शन चेंज करनी है, या डिजाइन पर्पस से डायरेक्शन चेंज करनी है, या कन्वीनियंट पर्पस से डिजाइन मतलब डायरेक्शन चेंज करनी है, तो उस स्थिति में हम लोग कर्व पढ़ना पड़ता है और कर्व की डिजाइनेशन ही पूरा पढ़ना है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपकी एक इंस्ट्रूमेंट और आई, एक इंस्ट्रूमेंट और आया जिसका नाम है प्लेन टेबल सर्वेइंग, ठीक है ना। अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग ये करते थे कि ड्राइंग फील्ड में गए और फील्ड में सर्वे करने के बाद, फील्ड में सर्वे करने के बाद डाटा को कलेक्ट करके और ड्राइंग अलग से बनाते थे। बेसिक सर्वे में क्या करते थे, हम फील्ड में गए और फील्ड में जाने के बाद डाटा को कलेक्ट किए
और डाटा कलेक्ट करने के बाद हम ड्राइंग अलग से बनाते थे। लेकिन जैसे ही प्लेन टेबल एक इंस्ट्रूमेंट आया, तो हम लोग फील्ड में ही, ऐसा प्लेन टेबल एक इंस्ट्रूमेंट होता है और फील्ड में ही उसको सेटिंग करके डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ साथ डायरेक्ट हम लोग को मैपिंग तैयार हो जाता है। डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के साथ साथ क्या होता है, मैपिंग तैयार हो जाता है। तो ये एक तरह की आपकी अचीवमेंट भी हुई या एडवांस भी हुआ, तो इसीलिए इसको हमको एडवांस सर्वेइंग में पढ़ने को मिला। और बाद बाकी दो तो पूरी तरह से जो अभी कहीं बहुत जगह पर इसको यूज नहीं हो रहा है, एडवांस सर्वे इक्विपमेंट और एरियल सर्वे, लेकिन बहुत जगह पर यूज भी हो रहा है जहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन अपन कंट्री में बहुत ही अभी पीछे है। फिर भी कहीं कहीं जो लार्ज स्केल पर आपकी सर्वे होनी होती है वहाँ पे एडवांस सर्वे इक्विपमेंट का यूज हुआ करता भी है। ठीक है, तो एडवांस सर्वे इक्विपमेंट में क्या करना है, बहुत सारे इक्विपमेंट पढ़ना है, लेकिन आपके सिलेबस में और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे चीज़ को नहीं पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ गिने चुने इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना है। जैसे टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, टोटल स्टेशन के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना, ईडीएम के बारे में पढ़ना है, ये सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है। ईडीएम एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्टेंस को मेजरमेंट करता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो वो सारे चीज़ के बारे में पढ़ना है, यानी जितने भी सर्वे का एडवांस इक्विपमेंट आया उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना होता है। बट हमारे सिलेबस में सारा इंस्ट्रूमेंट को नहीं पढ़ाया। बाद में नहीं बोलिएगा कि सर इंट्रोडक्शन में बोला कि पूरा एडवांस सर्वे इक्विपमेंट पढ़ना है और आपने नहीं पढ़ाया। गिने चुने अकॉर्डिंग टू सिलेबस एडवांस सर्वे हम लोग पढ़ेंगे और उसी से क्वेश्चन रेज होते हैं। ठीक है, दूसरी बात कि एरियल सर्वे में क्या होता है, एरियल सर्वे में क्या होता है कि ड्रोन की हेल्प से, ड्रोन मान ले जाए कि आप कहीं फील्ड है ऐसा कि जहाँ पे अर्थ सरफेस पे या वहाँ पे जा करके सर्वे करना मुश्किल होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ड्रोन का सहारा लेते हैं और ड्रोन छोड़ते हैं और ड्रोन में कैमरा फिट होता है और कैमरा से एरिया को कैप्चर करता है और वहाँ से बताता है कि यहाँ पे ये सर्वे है, यहाँ पे ये चीज़ है। सारे चीज़ को कैमरा के माध्यम से हम लोग को यहाँ पे सर्वे होता है। कोई मूवी वगैरह में आप लोग देखे होंगे, मूवी वगैरह में ये आप लोग देखे होंगे कि उड़ उड़ करके सर्वे कर रहा है, या कहीं भी आप पार्टी वार्टी में जाते होंगे तो आपकी क्या होगी कि वो कैमरा आप लोगों को कभी कभी दिख जाएगा। सारा पार्टी वार्टी में तो नहीं, बट कुछ कुछ पार्टी वार्टी में दिख जाएगा। हो सकता है कि हम उस ड्रोन के भी फिगर अटैच कर दें। ठीक है, दूसरी बात कि एरियल सर्वे और के साथ साथ एक और टॉपिक आया है जिसका नाम है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग कहने का सेंस क्या होता है, रिमोट सेंसिंग कहने का सेंस ये हुआ कि आप तो सर्वे कर रहे हो लेकिन बिना फिजिकल कांटेक्ट के, बिना छुए हुए, बिना टच किए हुए आप सर्वे कर रहे हो। बिना टच किए हुए जब आप सर्वे कर रहे हो तो उसको बोलते हैं रिमोट सेंसिंग सर्वे। क्या बोलते हैं, और उस इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे रिमोट सेंसिंग। ठीक है, तो बहुत सारा ऐसा है कि जो बिना टच किए हुए हमको सर्वे करना पड़ेगा। सपोज करिए कहीं दूसरी जगह पर ग्रह पर का सर्वे करना है या और कहीं पे, वहाँ पे तो जा करके वहाँ पे फिजिकली टच कर करके तो नहीं करेंगे ना। तो उस स्थिति में जो हम लोग को काम करना पड़ेगा वो रिमोट सेंसिंग सर्वेइंग करना पड़ेगा, और ये भी बहुत टाइप्स के होते हैं। तो ये सारी आपकी ओवरव्यू हुआ। एक बार मैं फाइनलाइज बात एक करना चाहूँगा कि आखिर इसमें क्या क्या हुआ, कैसे कैसे मॉडिफाई किया गया। देखिए अब आप लोग को ये समझ आ रहा होगा कि टेक्योमीटर भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, थियोडोलाइट भी एडवांस इंस्ट्रूमेंट है, और उसी से एक लीनियर मेजरमेंट करेंगे जिसका नाम है टेक्योमीटर सर्वेइंग। उसके बाद कर्व है जो कि रोड उड़ के मतलब डायरेक्शन को चेंज करना है। प्लेन टेबल क्यों एडवांस है, क्योंकि एक ही साथ फील्ड में ही आप डाटा को ऑब्जर्व कर रहे हो और फील्ड में ही आप ड्राइंग तैयार कर ले रहे हो। एडवांस सर्वे इक्विपमेंट के बारे में पढ़ना है, कौन कौन से इक्विपमेंट है एडवांस सर्वे में। और एरियल सर्वे में जो वैसा सर्वे जो क्या करेंगे, स्पेस में उड़ उड़ करके, यानी ड्रोन की मदद से या कोई भी एरियल स्पेस वाला इंस्ट्रूमेंट से हम लोग सर्वे करेंगे, तब उसको बोलेंगे एरियल सर्वे। और रिमोट सेंसिंग मतलब बिना फिजिकल कांटेक्ट के हम लोग जो भी सर्वे करेंगे उसको बोलेंगे रिमोट सेंसिंग। यहाँ तक तो बात हुई कि इस टॉपिक का मतलब, एडवांस सर्वे का मतलब यही समझ में आया कि पहले टेक्नोलॉजी कहाँ थी, अब टेक्नोलॉजी कहाँ चली गई। यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, अब रही बात सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से टॉपिक का, कौन कौन से यूनिट का
कितना वेटेज रखता है, तो इस बात को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से थियोडोलाइट सर्वे जो है वो आपकी 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, 20 मार्क्स का वेटेज रखता है, और 20 मार्क्स का वेटेज रखता है। साथ ही साथ इसमें जो थ्योरी का जो इसमें थ्योरी का वेटेज है वो लगभग 50% है, और थ्योरी का वेटेज 50% और न्यूमेरिकल का वेटेज भी लगभग 50% है। न्यूमेरिकल का भी वेटेज कितना है, 50% के आसपास है, ठीक है ना। टेक्योमीटर जो है ये आपके सिलेबस के हिसाब से 12 मार्क्स का है। आपके सिलेबस कहने का मतलब डिप्लोमा सिलेबस, पॉलिटेक्निक जो स्टूडेंट बिहार से कर रहे हैं, जो स्टूडेंट झारखंड से कर रहे हैं, जो स्टूडेंट महाराष्ट्र से कर रहे हैं, तीनों का सिलेबस आप लोग को 16-19 बैच से लेकर के 16 के बाद जितने भी बैच आए हैं वो सारे का अभी तक सेम है। 2021 में सिलेबस में भी 2021 बैच से 2020 बैच वाले को सिलेबस चेंज हुआ, ठीक है ना, तो वो सब की बात नहीं करेंगे। जो आप लोग को सिलेबस पढ़ना है वो अभी वही सिलेबस है, ठीक है। इसमें जो आपकी थ्योरी का वेटेज है वो आपकी वेटेज जो रखने वाली है वो है लगभग 40% थ्योरी का वेटेज यहाँ से रहेंगे और 60% न्यूमेरिकल का वेटेज रहने वाला है। कर्व जो है, कर्व में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिलेगा जो कि 10 मार्क्स का आपके सिलेबस के हिसाब से है, ठीक है ना। और इसमें जो वेटेज रहने वाला है, इसमें जो न्यूमेरिकल्स का वेटेज रहने वाला है, इसमें भी 50 से 60 के बीच रहेगा, ठीक है ना, 50 से 60 के बीच न्यूमेरिकल का। और इसमें थ्योरी के जगह पर, थ्योरी के नाम पर आपके टेक्निकल टर्म का वेटेज रहेगा, टेक्निकल टर्म का, ठीक है ना। इस चीज़ को पूरा एनालिसिस कीजिएगा। प्लेन टेबल सर्वेइंग जो है पूरा का पूरा इमेजिनेशन है, कच्ची है, पूरा का पूरा इमेजिनेशन है। यानी इसमें जो ये भी आपके सिलेबस के हिसाब से 10 मार्क्स का है, कितना मार्क्स का है, 10 मार्क्स का है, और पूरा का पूरा इमेजिनेशन है। तो इमेजिनेशन है तो इसमें कंप्लीट रूप से थ्योरी है, क्या है, फुल्ली थ्योरी है, फुल्ली थ्योरी है। और ये टॉपिक एनिमेटेड अगर दिखाया जाए तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, यानी इसको इमेजिनेशन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना। और आपकी यही टॉपिक प्रैक्टिकल होंगे, क्या होंगे, प्रैक्टिकल होंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिकल में ज़्यादा यही टॉपिक होंगे और दूसरा प्रैक्टिकल आपको थियोडोलाइट से कराया जाएगा, ठीक है ना। और ये दोनों जब प्रैक्टिकल कराया जाता है तो बहुत ज़्यादा इंजीनियर वाला फीलिंग आता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए ये भी है आपकी फुल्ली थ्योरी जो कि आपके सिलेबस के हिसाब से 12 मार्क्स कवर करते हैं, ये भी फुल्ली थ्योरी है। और ये भी आपकी फुल्ली थ्योरी है जो कि आपकी 6 मार्क्स कवर कराते हैं, ये भी फुल्ली थ्योरी है, ठीक है ना। तो ये आपको फुल्ली थ्योरी है, ठीक है ना, ये भी आपको 6 मार्क्स कवर कराते हैं। इस चीज़ को आप समझने की कोशिश कीजिए कि ये तीनों ही तीनों थ्योरी है और तीनों न्यूमेरिकल्स है, यानी न्यूमेरिकल्स का वेटेज है, कंप्लीट रूप से तो नहीं लेकिन पार्शियली न्यूमेरिकल्स है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो न्यूमेरिकल्स का वेटेज आने वाला है वो आपको टेक्योमेट्री में आने वाला है। ये सब तीनों से तो कन्फर्म न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा, लेकिन टेक्योमेट्री बहुत अच्छे टॉपिक है। दूसरी बात, एक बात और हमने स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे कर्व जो है एसएससी जेई के लिए हॉट माना जाता है। ये जो हॉट है वो एसएससी जेई के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा हॉट माना जाता है, ठीक है ना। इसको आप हाईलाइट करेंगे और आप जब एग्जाम में बैठोगे तो समझ आएगा कि ये वाकई में एसएससी जेई के लिए ये हॉट टॉपिक माना जाता है, ठीक है ना। तो यकीन मानिए ये पूरे टॉपिक का कंप्लीट एनालिसिस हुआ और साथ ही साथ अभी एक एनालिसिस और बच गया है। हम पढ़ाएंगे किस फैशन में, कैसे कैसे टॉपिक को स्टार्ट करेंगे कन्वीनियंटली, उसके बारे में थोड़ा सा हम डील करते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करते हैं इरेज। ठीक है, देखिए हम जो टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, जो टॉपिक को सबसे पहला जो टॉपिक अपना स्टार्ट करेगा वो करेगा कर्व से। कहाँ से स्टार्ट करेगा, कर्व से, क्योंकि कर्व सिखाना स्टार्टिंग में मुझे आसान पड़ता है, ठीक है ना। तो पहला हम कर्व स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यानी पहले हम कर्व स्टार्ट करेंगे, उसके बाद थियोडोलाइट, उसके बाद टेक्योमीटर, उसके बाद प्लेन टेबल, और उसके बाद एडवांस सर्वे इक्विपमेंट, और उसके बाद एरियल सर्वे, ठीक है ना।
आपकी कॉपी कितना का लेना है, कॉपी जो आपकी लेनी है, कॉपी लेनी है लगभग 200 पेज की कॉपी लेनी है, ठीक है ना। 200 पेज की कॉपी लगभग 60 के आसपास की रेंज में आ जाएगी, ठीक है ना। जब कॉपी 200 पेज की लेनी है, उसके बाद कॉपी 200 पेज की लेनी है और इस कॉपी को जैसे हम यहाँ पे लिखाते जाओ ऐसे कॉपी में आप लोग नोट डाउन करिएगा, क्योंकि साथ के साथ जैसे ही आप लोग फेयर बनाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा हमारे हिसाब से, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपकी एडवांस सर्वे का कंप्लीट इंट्रोडक्शन का वीडियो समझ आया होगा और आपके इंतज़ार रहेगी कर्व टॉपिक की, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी और साथ ही साथ आपकी SSC JEE एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।